हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं, हम इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12वीं के, जिसका चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसके टॉपिक्स देखेंगे हम, क्या क्या हमने पढ़ा है। तो मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओपन एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताए थे कुछ टॉपिक इसी चैप्टर के, जो पार्ट 2 था, ये पार्ट 3 में आएगा आपके सामने। तो उसमें हमने विस्तार से चर्चा की थी कुछ टॉपिकों की, उसके बारे में, ठीक है। सातवाहन वगैरह के बारे में, चंडालों के बारे में, मनुस्मृति वगैरह क्या कहती है, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। और आज हम कुछ टॉपिक देखेंगे ये जो आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे। कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले ओवरव्यू लिया करें उसका, फिर उसको आगे बढ़ा करें। तो देखते हैं क्या है इसको। ये है एक टॉपिक आपका, तो इसे देखेंगे पहले। सबसे पहले, क्या आरंभिक राज्यों के शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? जो शासक थे, जो उस समय के प्राचीन भारत के जितने भी शासक बने, जो भी राजा बने, क्या वो क्षत्रिय वर्ण के होते थे या अन्य वर्णों से भी बनते थे? इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में थोड़ा, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है आपका, टॉपिक भी कह सकते हैं हम इसे, क्वेश्चन भी, क्योंकि आपका ये टॉपिक मिलेगा आपको अपनी किताब में। मैंने उसको क्या करा है, उसको मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया है। किस में? टॉपिक में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। आप इसे देखते हैं हम आगे। ये एक टॉपिक, आरंभिक समाज में सामाजिक विषमताएं। इसको भी देखेंगे कि आरंभिक समाज था, उसमें सामाजिक विषमताएं क्या थी। विषमताओं का मतलब होता है कि क्या उसमें अंतर थे। आरंभिक समाज था, उसमें अंतर क्या थे, वो देखेंगे। और इसका मैंने जो है यहाँ पर उत्तर लिखा है, उसको भी देखेंगे। और तीसरा टॉपिक है, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी उस समय, तो ये भी देखेंगे, ठीक है। महाभारत का एग्जाम्पल है, उसको थोड़ा समझेंगे। और चौथा टॉपिक है, संपत्ति के अधिकार में महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव को थोड़ा देखेंगे इसमें, ये एक टॉपिक है। और एक और टॉपिक है सामाजिक अनुबंध। एक थ्योरी पढ़ेंगे इसमें, हम जानेंगे कि राज्य जो है वो कैसे बना, ठीक है। राजा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो वो सामाजिक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उसे भी देखेंगे। बहुत ग्रंथ में ही हमें जानने को मिलती है, जिसका नाम है सुत्पिटक ग्रंथ। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, या टॉपिक भी कह सकते हैं इसे। मैंने क्वेश्चन बना दिया है, ऐसे ही आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो आप याद रखना, ये 3 नंबर का आ सकता है एग्जाम में, जिस पर आपको कम से कम 3 पॉइंट तो लिखने ही होंगे, ठीक है। और उसके बाद निष्कर्ष के तौर पर 2 लाइन भी लिखनी होंगी। तो देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है, क्या आरंभिक राज्यों के शासक, इसमें पूछना चाह रहा है आपसे, शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, ठीक है। देखते हैं उत्तर क्या है। शास्त्रों के अनुसार राजा जो थे क्षत्रिय थे, राजा जो थे क्षत्रिय थे, परंतु निम्न राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई। जैसे कि मैंने आपको जो थी वर्ण व्यवस्था पढ़ाई थी, मैंने आपको उस वर्ण व्यवस्था में मैंने आपको समझाया था कि जो वर्ण व्यवस्था थी, चार उसमें जो हायरार्की थी, उसमें 4 वर्ण आते थे। आपको याद होगा, नहीं तो आप याद करिए। सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो थे। और जो ग्रंथ थे हिंदुओं के, उन्होंने उसमें क्लियर था जो भी राजा बनेगा वो क्षत्रिय वर्ण का होगा, क्योंकि क्षत्रियों का कार्य क्या था? राज्य की सुरक्षा करना, ठीक है, कोई कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो ये सब बात थी, तो हमें ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो शास्त्रों में क्या बात हुई थी, अब देखते हैं क्या शास्त्रों के नियमों का पालन हुआ करता था, उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। मौर्य वंश सबसे पहले आता है, मौर्य वंश, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, कुछ याद आ रहा है आपको? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया ये निम्न कुल से आते थे, ठीक है, ये निम्न कुल के थे। और बौद्ध ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी क्लियर नहीं है किस कुल के थे ये। तो ज़्यादातर जो सहमति इन पर बनती है वो कहते हैं कि निम्न कुल के थे ये, ठीक है, उच्च कुल में पैदा नहीं हुए थे। और बौद्ध ग्रंथ कहते हैं क्षत्रिय थे। अगर ये निम्न कुल के थे तो ये राजा बने थे, आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो शासक बनेगा वो सिर्फ क्षत्रिय ही वर्ण का बन सकता है। अगर निम्न कुल के थे तो राजा कैसे बन गए, ये एक सवाल उठता है यहाँ पर। और दूसरा, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं क्षत्रिय थे। अगर क्षत्रिय थे तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही थी, तो व्यवस्था शास्त्रों में यही कहा गया कि क्षत्रिय वही राजा बनेंगे। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल होकर भी क्या बन गए, राजा बन गए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो पहला ये हमें पॉइंट देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट, मौर्य वंश के उत्तराधिकारी थे शुंग और कणव, ठीक है। आपको पता होगा कि जो मौर्य वंश था उसका पतन हो गया था 185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व में क्या हो गया था, मौर्य वंश का पतन हो गया था। और उसके बाद जो मौर्य वंश के जो उत्तराधिकारी थे वो शुंग थे। शुंग, इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये ब्राह्मण थे। और कौन थे ये ब्राह्मण थे। और ये क्या बने, राजा बने। तो आप समझ सकते हैं, जबकि शास्त्रों में क्या कहा जा रहा है कि राजा कौन बनेगा, क्षत्रिय बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो शुंग थे, ब्राह्मण होने के बाद भी राजा बन गए। तो इससे पता चलता है कि शास्त्रों की जो बातें थीं, जो शास्त्रों में जो कहा गया था, वो हर जगह लागू नहीं हो रही थी। और शुंग के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए कणव। कणव भी ब्राह्मण थे, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो ये ब्राह्मण होने के बावजूद भी ये क्या हो गए थे, क्षत्रिय बन गए थे। तो ये
शास्त्रों में जो नियम दिए गए उसका उल्लंघन साफ तौर पर हो रहा था, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में शक वंश था भारत में, जो मध्य एशिया से आए थे ये लोग। ठीक है, इनको मलेच और बर्बर कहा जाता था। जो भी मध्य एशिया से आया है भारत में, उसके लिए भारतवासियों ने एक शब्दावली का प्रयोग किया है, एक शब्द का प्रयोग किया है। वो कौन सा शब्द है? वो है मलेच। ठीक है, और बर्बर कहा गया, बर्बर क्योंकि हिंसक लोग थे ये। ठीक है, मार काट में, थोड़ा हिंसा में ज़्यादा बिलीव करते थे। यहाँ के जो मध्य एशिया का जो कल्चर है वो हिंसक रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तो शकों का प्रसिद्ध शासक था रुद्रदमन, 2वीं शताब्दी ईस्वी में इसका समय था। और रुद्रदमन वो शासक है जिसने सुदर्शन सरोवर का निर्माण करवाया, उसकी मरम्मत करवाई सुदर्शन सरोवर की। और रुद्रदमन जो था संस्कृत परिपाटी से अवगत था। परिपाटी मतलब है जब रुद्रदमन भारत वगैरह में रहने लग गए ये लोग, तो ये भारत के कल्चर से क्या हो गए, ये भारत के कल्चर को जान गए। और संस्कृत जो थी परिपाटी थी भारत की, उससे ये अवगत हो गए सारे। तो याद रखना। और जो इनका लिखने का मेरा यही कारण है कि ये इन्होंने भी भारत में शासन किया, रुद्रदमन ने। ठीक है, और ये भी क्षत्रिय नहीं थे। और जबकि शास्त्र कहता है कि क्षत्रिय ही होना चाहिए राजा, तभी वो बन सकता है, लेकिन ये भी नहीं थे क्षत्रिय। ठीक है, तो ये भी राजा बने अंततः, तो इसलिए। और चौथा जो वर्ण था वो था सातवाहन। ठीक है, तो सातवाहन जो वंश था, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, दक्कन और पश्चिमी भारत में इनका राजवंश था, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिसने नहीं देखा उस क्लास में देखना। तो सातवाहनों में सबसे जो प्रसिद्ध राजा था उसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकनी। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसका नाम था श्री सातकनी, लेकिन ये अपनी माँ का नाम आगे लगाता था गौतमी, अपनी माँ को सम्मान देने के लिए। ठीक है, तो याद रखना इस बारे में। तो ये लोग भी कौन थे जन्म से? ये भी ब्राह्मण थे, सातवाहन वंश भी ब्राह्मण थे। और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला कहते थे ये अपने आप को। दर्प माने होता है, दर्प का मतलब होता है अभिमान। क्या मतलब होता है दर्प का? मतलब अभिमान। ये कहते थे हम क्षत्रियों के दर्प को खत्म करेंगे, उनके अभिमान को हम नष्ट करेंगे। तो इससे हमें, इन सारे उदाहरणों से हमें पता चलता है कि राजा जो होता था केवल क्षत्रिय वर्ण से नहीं होता था। ये अंत में आप निष्कर्ष के तौर पर लिखेंगे लाइन कि उपर्युक्त उदाहरण देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि राजा हमेशा क्षत्रिय वर्ण से हो, ये हमेशा बात सत्य प्रतीत नहीं होती। तो ये आपको बताने होंगे सारे एग्जाम्पल, जो मौर्य वंश के बारे में बताया, शुंग कणव के बारे में बताया, शकों के बारे में बताया, सातवाहनों के बारे में बताया। तो याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 3 नंबर का आ सकता है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। और 1-1 नंबर का पूछ सकता है आपसे ये। ठीक है, रुद्रदमन पे अच्छा क्वेश्चन आता है, पिछले बार आया था ये एग्जाम में कि सुदर्शन सरोवर का मरम्मत किसने करवाई थी, किस शासक ने करवाई थी? रुद्रदमन। वो किस वंश का था? शक शासक था वो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो टॉपिक भी है, आरंभिक समाज में सामाजिक विषमताएं। जो आरंभिक समाज था उस समय का, 600 ईसा पूर्व से 600 वाला, तो उसमें विषमताएं क्या थी? विषमताओं का मतलब होता है असमानताएं। ठीक है, भेदभाव, वो क्या था वो देखते हैं थोड़ा। ठीक है, विषमताएं कैसी थी? तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन शुरू करो तो क्वेश्चन में से ही लिख दोगे आंसर थोड़ा सा पहले। जैसे क्वेश्चन है आरंभिक समाज में सामाजिक विषमताएं, तो उत्तर में लिख दोगे आप कि आरंभिक समाज में सामाजिक विषमताएं कुछ इस प्रकार थी या निम्नलिखित थी। तो पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट करोगे। ठीक है, देखते हैं क्या है वो। वर्ण व्यवस्था सबसे पहले। ठीक है, आरंभिक समाज में हमें पता है वर्ण व्यवस्था थी, जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, उसी में विभाजित कर दिया गया था। और जो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था जो थी दैवी व्यवस्था, इसको कहा गया कि ये दैवी व्यवस्था है, ये व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, इसे देवताओं ने बनवाया है, ताकि इसको क्या किया जाए, इसको लागू किया जा सके समाज पर। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। इस ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है ये, इस पुरुष सूक्त में बताया गया है कि जो चारों वर्ण हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे ब्राह्मणों के बारे में कहा गया उनकी उत्पत्ति मुख से हुई, ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई ब्रह्मा के। ठीक है, और क्षत्रियों की किससे हुई? भुजाओं से हुई। ठीक है, और वैश्यों की जंघा से हुई, और शूद्र हैं जो उनके पैरों के तलवे से हुई। तो ये कहा गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, तो ध्यान रखना इस बारे में। ठीक है, दैवी व्यवस्था इसे कहा गया है ताकि वर्ण व्यवस्था को लागू किया जा सके, कोई इसका विरोध ना कर सके, सब अपना अपना कार्य करते रहें। और दूसरा है विभाजित श्रम कार्य। जैसे कि आपको पता है जो दैवी व्यवस्था थी उसमें श्रम कार्य विभाजित किए गए थे। जैसे ब्राह्मण का काम है पढ़ने का, पठन पाठन, दान देना, दान लेना, ये सब काम था उनका, यज्ञ करवाना, अनुष्ठान करवाना। ठीक है, क्षत्रियों का काम था सुरक्षा करना राज्य की। वैश्यों का काम था लेन देन करना, गौपालन करना, व्यापार करना। उसी बाद शूद्र का काम था ऊपर के वर्णों का क्या करना? सेवा करना। तो ये विभाजित श्रम कार्य था, याद रखना। दूसरा इसकी पॉइंट, श्रम कार्य को बांट दिया गया था, जो जिस वर्ण में पैदा होगा वो उसी के हिसाब से काम करेगा। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर वो जन्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? जन्म पर। जन्म माने जिसका जन्म जिस वर्ण में हो गया वो वही कार्य करेगा। तो याद रखना इस बारे में। और तीसरा है जाति प्रथा के बारे में। ठीक है,
4 वर्णों के अतिरिक्त जातियाँ थी, हम जैसे ही देखते हैं 4 वर्ण। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वर्ण और जाति में क्या फ़र्क है। वर्ण 4 थे और जाति असंख्य हैं, जातियों की संख्या निश्चित नहीं है। तो कुछ ऐसी भी जातियाँ थी जिन्हें 4 वर्णों में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो याद रखना, जैसे जंगली समुदाय, कुछ जंगली समुदाय के लोग थे जिन्हें निषाद कहा गया, निषाद, ठीक है, या नए व्यावसायिक वर्णों की स्थापना की गई, नई जातियाँ, ठीक है। ऐसे कुछ लोग थे जैसे निषाद थे, इनको वर्णों में शामिल नहीं किया गया, तो इन्हें अलग जाति में इन्हें संगठित कर दिया गया, जैसे जंगली समुदाय के रूप में कर दिया गया इन्हें। और कुछ नए व्यावसायिक वर्णों की स्थापना हुई, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था स्वर्णकार। स्वर्णकार एक नया वर्ग सामने आ रहा था निकल के, स्वर्णकार। तो इन्हें भी जातियों में एक ग्रुप में बना दिया गया, श्रेणी में रख दिया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जाति प्रथा भी उसी समय शुरू हो गई है। और निषाद के बारे में हम जानते ही हैं, ठीक है। और महाभारत में एग्जाम्पल है इसमें, आपकी किताब में निषाद जो है वो एकलव्य का एग्जाम्पल है, ठीक है। एकलव्य की कहानी आपको पता ही होगी। जो एकलव्य थे, गुरु द्रोणाचार्य से वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन वो निषाद संप्रदाय से थे, वो उन्हें निषाद कहा जाता था, तो इसलिए उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से रोका गया। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं भाई निषाद वगैरह को शिक्षा नहीं दे सकता, ठीक है, मैं क्षत्रिय को ही शिक्षा देता हूँ। तो एकलव्य की कहानी हमने पढ़ा होगी आपने, ठीक है। और अंगूठा वगैरह उसका मांग लिया गया था, ठीक है, गुरु दक्षिणा में। शिक्षा नहीं दी, फिर भी गुरु दक्षिणा ले ली, किसके रूप में? अंगूठे के रूप में ले ली, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो निषाद वाली कहानी है, वो आपकी किताब में भी, उसे पढ़ना, पैसेज है एक ब्लू बॉक्स, उसमें एकलव्य की कहानी पूरी है, अच्छे से पढ़ लेना उसे, ठीक है। तो याद रखना। अगले चौथा पॉइंट है 4 वर्णों के अतिरिक्त समुदाय। कुछ ऐसे भी समुदाय थे जो 4 वर्णों में जिन्हें शामिल नहीं किया गया था, जिनको रख पाना संभव नहीं था 4 वर्णों में, तो उनको अलग रख दिया गया। जैसे निषाद के बारे में वही जिक्र आ रहा है। निषाद थे जिन्हें असभ्य कहा गया और कहा गया पशुवत है। मैं फ्रेम से हट जाता हूं थोड़ा, आपको आवाज़ लेकिन आती रहेगी, ठीक है। निषाद के बारे में कहा गया ये असभ्य हैं, ये पशुवत है। असभ्य माने इन्हें रहना नहीं आता सही से ठीक तरीके से दिखते नहीं है, ये अपने अलग तरीके से जीवन जीते, तो उन्हें असभ्य कहा गया। पशुवत कहा गया, पशुओं के समान नहीं है, ठीक है। ये सब निषाद के बारे में कहा गया। और मलेच्छों के भी बारे में कहा गया 4 वर्णों के अतिरिक्त हैं ये लोग, ये 4 वर्णों से अलग है, इनका नाम वगैरह जो भी है। और चांडालों के बारे में कहा गया अपवित्र हैं, अपृष्ट हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था चांडालों के बारे में, ठीक है। तो इन्हें भी अपवित्र कहा गया। तो ये 4 वर्णों के अतिरिक्त समुदाय थे। तो याद रखना कि आरंभिक समाज में सामाजिक विषमता इस आधार पर थी। 4 वर्ण व्यवस्था जो थी, दैवीय व्यवस्था वगैरह बता दी, विभाजित श्रम कार्य थे, जाति प्रथा हमने देखी यहाँ पर, और 4 वर्णों के अतिरिक्त भी यहाँ पर समुदाय था, तो उसको भी हमने देखा, ठीक है। तो अंत में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समाज में इन आधारों पर समाज में विषमताएं देखने को मिलती हैं। विषमता माने होता है अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर हो, ठीक है। ऊंच नीच का अंतर हो सकता है, जातीय, सामाजिक, आर्थिक हो सकता है, गरीबी अमीरी का, तो उसे विषमताओं में रख देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वर्ण व्यवस्था थोड़ा सा हमने देखी इसके बारे में। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? एक टॉपिक है आपका, छोटा सा है, ठीक है। इस टॉपिक को लिखने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको ताकि लगे कि कोई भी आपका टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। सबको मैंने इंक्लूड कर रखा है, आप किताब से मैच करते रहना, एक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें बोल रहा है क्या माता महत्वपूर्ण थी, तो इसमें एग्जाम्पल दे रहा है, भी मैं बताऊंगा। तो माता महत्वपूर्ण होने से क्या मतलब है? माता महत्वपूर्ण होने से मतलब है कि उनकी सलाह वगैरह के बारे में बताई जा रही है कि जो बता रही थी वो सही था कि नहीं था। तो हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, चाहे उस काल हो, चाहे आज का काल हो, चाहे आगे का काल होगा, ठीक है। माता तो महत्वपूर्ण तो हमेशा रही ही हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है गांधारी का। महाभारत में आपको पता होगा कि जो दुर्योधन थे, दुर्योधन की माता जी का नाम था, क्या था? गांधारी था। तो गांधारी ने उन्हें सलाह दी थी दुर्योधन को। क्या सलाह दी थी? कि गांधारी द्वारा सलाह दी गई थी दुर्योधन को कि युद्ध वगैरह मत करो, जो महाभारत का जो युद्ध होने वाला है पांडवों से, पांडवों को भी थोड़ी सी जमीन दे दो, थोड़ी सी जगह उन्हें भी दे दो, मिल के रहो सब दोनों भाई इकट्ठे होके। तो दुर्योधन ने उनकी सलाह नहीं मानी, ठीक है। और दुर्योधन ने कहा कि मैं उन पांडवों के साथ नहीं रह सकता, ठीक है, हम दोनों में से एक ही रहेगा। और इसका फैसला कब होगा? इसका फैसला होगा युद्ध के पश्चात। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सलाह की बात हो रही है थोड़ी सी। तो ये हमने देखा क्या माता महत्वपूर्ण थी, गांधारी की सलाह देखी, दुर्योधन को दी गई थी जो, इसको भी थोड़ा देखा, ठीक है हमने। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कि संपत्ति के अधिकार, महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव, ठीक है। तो संपत्ति के जो अधिकार थे उसमें महिलाओं के साथ क्या सामाजिक भेदभाव था प्राचीन समय में, वो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था, मैंने आपको बताया था कि उसमें महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं थे, क्योंकि समाज कैसा रहा है, भारत का समाज आज तक, तब से लेकर आज तक कैसा रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, पितृसत्तात्मक का आदर्श रहा है, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में समझाया था। तो वही वाली बात है। मैं फ्रेम से इधर भी हो जाऊंगा, कोई दिक्कत मत लेना, क्योंकि आवाज़ आती रहेगी, इधर समझाने के लिए मुझे थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है ऐसा, तो याद रखना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखते हैं फटाफट,
मनुस्मृति क्या कहती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुस्मृति का बार बार जिक्र आएगा आपके चैप्टर में, क्योंकि मनुस्मृति जो है हिंदुओं का ग्रंथ है, इसमें क्या क्या लिखा है। तो मनुस्मृति कहती है जो पिता हैं सभी पुत्रों में बंटवारा करेंगे अपनी संपत्ति का। किसका बंटवारा करेंगे? संपत्ति का बंटवारा करेंगे। और जो ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ माने होता है जो बड़ा पुत्र है, वो विशेष भाग का अधिकारी है, ठीक है। तो इस मनुस्मृति की बोलती है कि जो पिता हैं अपनी संपत्ति का, अपने संसाधनों का सभी पुत्रों में बंटवारा करेंगे, ठीक है, अपनी मृत्यु के पश्चात, ठीक है, बंटवारा हो जाएगा। और ज्येष्ठ पुत्र जो है उनका विशेष भाग का अधिकारी होगा। ज्येष्ठ जो पुत्र है उसको सबसे बड़ा भाग मिलेगा संपत्ति का। तो ये मनुस्मृति कहती है, ठीक है। अब मनुस्मृति आगे बताती है कि जो स्त्रियां हैं उनको विवाह के समय जो स्त्री धन दिया जा रहा है उनका उस पर स्वामित्व होगा, ठीक है। तो स्त्रियों को ज़्यादा अधिकार नहीं है उस समय, तो बोल रहा है जो विवाह के समय जो उन्हें स्त्री धन दिया जाएगा, जो उन्हें संपत्ति दी जाएगी, उसी पर उनका स्वामित्व होगा, उसी पे उनका अधिकार होगा, और ज़्यादा वो संपत्ति में क्लेम नहीं कर पाएंगी। तब आज नहीं, आज तो संविधान है, आज कर सकते हो क्लेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है अपवाद। अपवाद क्या था? अपवाद हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रभावती थी, प्रभावती कौन थी? गुप्त वंश की ये रानी थी, राजकुमारी थी। गुप्त वंश में कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती। तो इसका संसाधनों पर नियंत्रण था। तो ये अपवाद है, क्योंकि ये जो स्त्री है ये साधारण नहीं है कोई, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के राजा हैं उनकी पुत्री थी ये। तो इसलिए इसका संसाधनों पर नियंत्रण है, जिसने दंगुन गांव में दान में दिया था, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, तो वही, ठीक है। तो याद रखना, तो इससे आप कंपेयर मत करना, ये विशेष स्त्री है ये, इससे मत कंपेयर करना बाकी पूरे समाज को, ठीक है। अब अगला देखते हैं, भूमि, पशु, धन पुरुषों का नियंत्रण था, स्त्रियों का नहीं, ठीक है। जो भूमि हो, पशु हो, जितने भी मवेशी हो, और धन हो, धन संपदा हो, जो प्रॉपर्टी हो, संपत्ति जो भी, सब पे किसका नियंत्रण होगा? पुरुषों का नियंत्रण होगा, स्त्रियों का नहीं था उस समय। तो ये भेदभाव था, याद रखना। संपत्ति के अधिकार को लेकर महिला और पुरुषों के में क्या थे? भेदभाव था, याद रखना, ठीक है। जो सामाजिक भेदभाव हमें देखने को मिलता है, इस बात को अच्छे से याद रखना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो कि पूरे आपका इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध का मतलब है कि समाज द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हो क्या था ये। तो जो सामाजिक अनुबंध है इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ में सुत्पिटक ग्रंथ है, इसको हम देख, इसमें सामाजिक अनुबंध का जिक्र किया गया सुत्पिटक में। तो पेपर में आ सकता है आपके पेपर में आ सकता है कि सुत्पिटक ग्रंथ जो है वो किस धर्म का है, तो बौद्ध धर्म का है। और सामाजिक अनुबंध का जिक्र किस में कर रखा है, तो वो कर रखा है सुत्पिटक में। 1 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो सामाजिक अनुबंध के द्वारा क्या किया गया? राज्य या राज्य की आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी प्रजा को, ही देखते हैं। राजा को और राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी प्रजा को? कि प्रजा ने राजा को बनाया और उसने कहा कि राज्य चाहिए हमें एक, ठीक है। क्यों चाहिए वो देखते हैं। तो बता रहा है कि प्रारंभ में, शुरुआत में क्या था? जो मनुष्य था, जो वनस्पति जगत था, वो पूर्णतः विकसित नहीं था। जो पेड़ पौधे थे, मनुष्य थे, वो पूर्णतः विकसित नहीं थे। और सभी जीव शांति से रहते थे, मनुष्य भी, और आवश्यकता अनुसार प्रकृति से ग्रहण करते थे। यानी कि जितनी उन्हें जरूरत है आवश्यकता के हिसाब से वो ग्रहण करते थे, लालच के हिसाब से नहीं करते थे, आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करते थे, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो। तो ये बताया गया शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ? आगे चलकर व्यवस्था पतनशील हो गई, व्यवस्था में कुछ कमियां आ गई। वो कमियां क्या थी? जो मनुष्य था, जैसा कि आप जानते हो मनुष्य कैसा होता है, वो लालची भी होता है, तो उसमें लालच आ गई, वो कपटी बन गया और अहिंसक हो गया। वो उसने मार धाड़ शुरू कर दी, ठीक है, लालची हो गया, कपटी हो गया। तो इसी चीज को रोकने के लिए राजा का चयन किया गया लोगों द्वारा, ठीक है। तो जब इंसान अहिंसक नहीं होगा, यहाँ पे हिंसक होगा, ठीक है, अहिंसक नहीं होगा। अहिंसक तो अच्छी बात होती है, हिंसक होगा। व्यक्ति क्या था? मनुष्य क्या था? हिंसक बन गया। हिंसक माने मारपीट करना उसने शुरू कर दी। तो पूरी व्यवस्था कैसी थी? उसमें क्या फैल गई? दुर्व्यवस्था हो गई वो पूरी। और उसको रोकने के लिए राजा के पद का चयन किया गया लोगों द्वारा। अब लोगों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी सुरक्षा कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर देखते हैं व्यवस्था पतनशील हो गई, इसीलिए राज्य और राजा की आवश्यकता यहां पर पड़ने लगी। किसको? लोगों को। तो याद रखना। और राजा क्या करेगा बदले में? राजा जो है जनता से कर लेगा और सेवा करेगा जनता की, ठीक है, और जनता को लड़ाई झगड़े से बचा के रखेगा, सुरक्षा करके रखेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है इसका। तो ये टॉपिक हमने देखे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं भी हट जाता हूं स्क्रीन से। तो ये हमने देखा, ठीक है, सारे टॉपिक हो गए हैं आपके, ये देख लिया हमने। एक बार और मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले हमने देखा था
क्या आरंभिक राज्यों के शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय वर्ण के होते थे? ये हमने इस पर चर्चा करी। ये उत्तर मैंने आपको लिखवाया कि मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हुए, निम्न कुल के थे, ठीक है। उसके बाद मौर्य के उत्तराधिकारी सुंग हुए, ये मैंने दिखवाया आपको। शक मध्य एशिया के थे, मलेच्छ बर्बर थे, इनके बारे में पढ़ा। रुद्रदमन के बारे में पढ़ा, जो सुदर्शन सरोवर का जिसने मरम्मत करवाई। और सातवाहनों के बारे में पढ़ा, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ा। ब्राह्मण थे जो क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला कहते थे अपने आप को, ठीक है। इस प्रकार राजा जो थे केवल क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे। फिर हमने एक और टॉपिक देखा था, आरंभिक समाज में सामाजिक विषमताएं थी। समाज में क्या था? अंतर था, विषमताएं थी। उस पर हम देखा था वर्ण व्यवस्था में बटा था समाज, विभाजित श्रम कार्य थे, जाति प्रथा का प्रचलन था, 4 वर्णों के अतिरिक्त समुदाय थे, जिसमें निषाद मलेच्छ के बारे में हमने पढ़ा, चंडालों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और टॉपिक दिखवाया था, क्या माता महत्वपूर्ण होती है? गांधारी की सलाह दुर्योधन को दी गई, दुर्योधन ने नहीं मानी तो विनाश को प्राप्त हो गया वो, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार पे हमने चर्चा करी कि महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव था, ठीक है। मनुस्मृति क्या बोलती है, किसको वो संपत्ति में हक देती है, स्त्रियों को क्या मिलता था सिर्फ, और प्रभावती के बारे में जाना थोड़ा। और सामाजिक अनुबंध के बारे में देखा कि सामाजिक एक अनुबंध था, कॉन्ट्रैक्ट था, जो बौद्ध ग्रंथ में हमें, सुत्त पिटक ग्रंथ में मिलता है हमें, ठीक है। इसमें बताया गया था राज्य और राजा की आवश्यकता क्यों पड़ती है प्रजा को। और प्रारंभ में बताया मनुष्य जो था वनस्पति जगत विकसित नहीं था, जीव शांति से रहते थे, आवश्यकता अनुसार ग्रहण करते थे प्रकृति से। फिर व्यवस्था पतनशील हो गई, मनुष्य लालची कपटी हिंसक हो गया, और इसलिए राजा का चयन किया लोगों द्वारा, जो लोगों से कर लेगा, बदले में लोगों को सेवा प्रदान करेगा, ठीक है, और उनकी सुरक्षा करेगा माल और जान की। तो ये हमने सारे टॉपिक देख लिए, बंधुत्व, जाति और वर्ग के। ये पार्ट 3 है अभी, ठीक है। अभी भी 4-5 टॉपिक और रह रहे हैं आपके, ठीक है, वो पार्ट 4 में जाएंगे। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, इसका तो काम नहीं लगता मुझे अब, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करना, डिसलाइक करना, ठीक है। अगर कुछ फीडबैक देनी हो तो कमेंट बॉक्स में देना। थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, आउटसाइड नॉइज़ आती रहेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत वीडियो में, क्योंकि जो हम घर पे शूट कर रहे हैं लोग मानते नहीं, आसपास के चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। तो आप उसको इग्नोर करना थोड़ा सा, बाकी कंटेंट पे फोकस करना, जो मैं बोल रहा हूँ शब्द उस पर ध्यान देना। इसलिए मैं तेज बोल रहा हूँ, ज़्यादा लाउड आवाज़ में बोल रहा हूँ, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा आए आपको, ठीक है। तो इसको याद रखना और फीडबैक देना, जो भी आपको लगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं हट रहा हूँ।